जय हिंद, नमस्कार। 7 सितंबर को एक घटना घटी जम्मू में। डॉक्टर चंद्रशेखर, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसी दिन डॉक्टर चंद्रशेखर को एक निलंबन का आदेश दे दिया गया था, और वो भी बिना जांच के। उन पर जब आरोप लगाया गया था, वो पूरी की पूरी क्लास ने आरोप लगाया था डॉक्टर चंद्रशेखर पर यौन शोषण का। यह बड़ा अचंभा करने वाला था कि पूरी क्लास एक टीचर पर यौन शोषण का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें निलंबन किया गया, और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने खुदकुशी कर ली 7 सितंबर को। लेकिन जाते जाते उन्होंने जहां खुदकुशी की, वहां एक ब्लैक बोर्ड पे एक नोट छोड़ा। उन्होंने लिखा कि सब सच है, क्योंकि कहानी झूठी है। यह नोट अपने आप में बड़े संकेत देता है, और जम्मू यूनिवर्सिटी से लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों पर, उसके भीतर बैठे बड़े बड़े पदों पर, चाहे उसके वाइस चांसलर हो, चाहे तमाम अन्य लोग हो, उन पर सवाल उठाता है कि बिना किसी जांच के एक प्रोफेसर को बर्खास्त कैसे कर दिया गया। जम्मू के जो उपराज्यपाल है डॉक्टर मनोज सिन्हा, वह मेरठ में थे, और मेरठ में डॉक्टर सतीश प्रकाश जी ने उन्हें मेमोरेंडम दिया इसी बात को लेकर कि यह जांच की जाए। वह इसलिए क्योंकि डॉक्टर चंद्रशेखर का ताल्लुक जो था वो मेरठ से था। उनका सारा जो उनका हायर एजुकेशन था वो मेरठ से था। डॉक्टर सतीश हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हैं, और उनसे हम बात करेंगे। सतीश जी, बहुत बहुत तो पहले स्वागत है आपका। इस संवेदनशील मुद्दे पे आपने वक्त दिया। क्या मामला है ये, और किस तरीके से क्या हुआ, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं देखिए दास साहब, 7 सितंबर की शाम की रात की ये घटना है। जी। चंद्रशेखर जी के ऊपर ये भी, जैसा कि आपने बताया और मैं तमाम ऐसे मामलों को देखा, ये देश दुनिया की शायद पहली ऐसी घटना है कि किसी शिक्षक के ऊपर एक लोग आरोप लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, लेकिन पूरी क्लास एक साजिश के तहत एक टीचर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाती है। और वो आरोप के पीछे कहीं ना कोई कुछ सच्चाई भी है कि अगले 2 महीने में ये एचओडी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, ये पद जो है इनके पास आने वाला था। तो एक तो मेरा मानना ये है कि जो जो इस घटना के जो पीछे एक दूसरा शिक्षक साथी है, जिनको इनके बाद इस बात का लाभ मिलने वाला है। मैं मनोज सिन्हा जी से मैंने इनके इस घटना की जो है न्यायिक जांच की मांग की है, और साथ में इनकी जो पत्नी है वो भी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बाकायदा लेक्चरार है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी क्वालिफिकेशन रखती है। तो मैंने उनसे ये कहा कि अनुकंपा के आधार पर उनकी पत्नी को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दी जाए। देखिए 2 चीज है, कल एक बड़ा दुर्भाग्य भी लगा, शुरू आरंभिक अवस्थाओं में मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये राज्यपाल जी का जिस तरह का एटीट्यूड था, वो मुझे पॉजिटिव दिखाई दिया। लेकिन मेरे ज्ञापन देने के बाद में जब मीडिया के कुछ साथियों ने मुझे आकर के ये बताया कि आपका दोबारा दिया गया जो ज्ञापन है, वो वहीं पड़ा है, सर्किट हाउस के अंदर पड़ा है, बाकायदा उसका वीडियो है, तमाम समाचार पत्रों के अंदर जो है फोटो है। और उसको लेकर के जिस तरह का लोगों ने ट्रोल किया, कुछ विरोधी लोग थे जो इसमें कहीं न कहीं अपना आनंद ढूँढ रहे थे, कुछ जातिवादी लोग भी होते हैं ना कि देखिए दलितों के जो ज्ञापन है वो सड़कों पे पड़े रहते हैं, या हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। कुछ अपने भी लोग थे, ऐसे अपने समाज के भी लोग थे कि वो पहले संगठित होना चाहते हैं या समाज की दूसरी चर्चाओं के ऊपर करना चाहते हैं। देखिए ये सब इस पे बाद में आएंगे, पहले ये मुद्दा सारा इस पे जरा बताइए। नहीं, नहीं देखिए ये सच है कि चंद्रशेखर जी बहुत होनहार थे, और ये दुर्भाग्य है। देखिए ये देखिए रोहित मोमुला से शुरू हुआ सिलसिला, आखिर ये कहाँ जा करके रुकेगा? जब से बीजेपी सरकार में आई है, दलित समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग में तमाम जो रिसर्च स्कॉलर है, उनको आप ले लीजिए, या जो जो महाविद्यालयों के अंदर या विश्वविद्यालयों के अंदर जो शिक्षक है, 125 घटनाएं हैं जिसमें लोगों को आपको लगता है कि वो आत्महत्या है, वो आत्महत्या नहीं है, वो कहीं ना कहीं हत्या का उकसाया जा रहा है। चंद्रशेखर जी के सामने भी इस तरह के हालात पैदा किए गए, उनको मजबूर किया गया, और उनका वो वाक्य कहीं ना कहीं ये कड़वी सच्चाई है ना कि सब सच है क्योंकि कहानी झूठी है। और उस झूठी कहानी का कड़वा सच कल मुझे भी दिखाई दिया जब ज्ञापन जिस तरीके से फेंका। अरे भैया आप क्या करेंगे क्या नहीं करते ये आप बाद में देखिए, लेकिन आप ज्ञापन लेने के लिए भी तैयार नहीं है, चूंकि वो एक जाति विशेष से संबंधित है, चूंकि वो कमजोर वर्गों के लोग भगाते हैं। और भारत में एक नया ट्रेंड चला है, ये शिक्षक जो हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से
यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, आरोप झूठे लगा करके उनको जिस तरीके से रोका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, इसमें एक दलित की हत्या नहीं है, एक प्रोफेसर की हत्या है, एक बुद्धिजीवी वर्ग के जो है व्यक्ति की समस्या है, वो मतलब हत्या है कहीं ना कहीं। मनोविज्ञान में अगर वो बड़ा नाम था, उन्होंने तमाम रिसर्च स्कॉलर और तमाम उनके जो शोध पत्र हैं और उनके निर्देशन में बहुत सारे लोगों ने शोध भी काम किया, तो एक 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 अच्छा युवा व्यक्ति का चला जाना, ये दलित समाज के तो लिए क्षति है, कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए भी क्षति है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 2 महीने बाद वो छुट्टी बनने वाले थे, उसके ठीक पहले ये घटना हुई और निश्चित तौर पे पूरी क्लास का किसी टीचर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाना आज अपने आप में अजीब है। तीसरी बात कि आपका ये कहना है कि कोई जांच नहीं की गई यूनिवर्सिटी के स्तर पे। तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी के लेवल पे बात करें, तो यूनिवर्सिटी को अगर मान लीजिए आरोप लगा भी चंद्रशेखर जी पे, तो यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए? आप खुद एक शिक्षक हैं। देखिए सुनिए, आरोप लगा है, आप जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, आप कमेटी गठन करेंगे, उस व्यक्ति को मौका देंगे अपना पक्ष रखने के लिए। चंद्रशेखर जी ने यह भी लिखा है कि जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगे, बाकायदा कमेटी ने उनका बिना पक्ष जाने 7 तारीख को उनको निलंबन का पत्र दे दिया। और इससे कहीं ना कहीं वो बड़े टूटे कि अपनी बात तो रख सकते हैं, आपने आरोप लगाया, किसी व्यक्ति को अगर आरोपी बनाया है, तो आरोपी का भी तो अपना एक पक्ष होगा ना, उसका पक्ष सुना जाना चाहिए था। उसके बाद अगर जांच कमेटी को जैसा नहीं लगता, वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे। मेरा कहना यह है कि देखिए, जो हालात पैदा किए, यही हालात कहीं ना कहीं रोहित वोमिला के सामने भी थे। वो आपको आत्महत्या जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो प्योर 100% हत्या है, व्यक्ति को मजबूर कर देना, इन हालात उनके सामने ऐसे पैदा कर देना। और ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? और ये अक्सर जो है, मुझे ये मैं इसको पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा एज ए दलित एक्टिविस्ट या एज ए दलित शिक्षक होने के नाते मुझे ये लगता है, ये मेरी मांग भी है कि सरकार को बड़ी गंभीरता के ऊपर विचार करना चाहिए। आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और ये समय समय पर ये दावा करते हैं कि वो दलितों के बड़े हित रक्षक हैं, और जब 370 हटाई जा रही थी, तो एक प्ली सरकार ये भी दे रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि दलितों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो आज ये क्या हालात पैदा कर दिए भाई। एक एक व्यक्ति के सामने ये हालात हो गए, आप जेल में डालिए। उसके बाद जो व्यक्ति है, जो इस साजिश के पीछे जो व्यक्ति है, जो शिक्षक है, जो 2 महीने बाद इसका लाभ भी लेगा, बाकायदा एचओडी भी उनको बनना, तो उनके खिलाफ आप आपराधिक मुकदमा दर्ज कीजिए ना, जांच कीजिए। जांच करने से पहले ही एक व्यक्ति को आप बिना जांच के आरोपी सिद्ध कर देते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर अगर ये आरोप है कि उन्होंने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया, तो उनकी जांच करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सवाल है सर। अच्छा, उनकी पत्नी का भी एक पक्ष होगा, उन्होंने कहा होगा, आपकी कोई बातचीत हुई क्या? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले? वो निश्चित रूप से बहुत डरी हुई है। वो अपने आप को बहुत, जिस माहौल में वो रह रही है अभी, वो वही है। अभी हमने जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले 7-8 दिन में उनके परिवार से मिलकर जाकर मिलेगा, वाइस चांसलर से जाकर के मिलेगा। और हमने पहले तो प्लानिंग ये की थी कि हम उप राज्यपाल महोदय जी से भी जाकर के मिले, लेकिन जिस तरह की कल ये घटना घटी, कल लोगों को बड़ा दुख हुआ। ये कहीं ना कहीं ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का ये भी एक तरीका है कि उनकी दी हुई शिकायतों को सड़क के ऊपर डाल दीजिए, ताकि वो दोबारा शिकायत करने की स्थिति में नहीं रहे। लेकिन मेरा मानना यह है दास साहब, निश्चित रूप से वो हमारे परिवार के थे, हमारे समाज के थे। हम तमाम विश्वविद्यालय और तमाम और विश्वविद्यालयों के लोगों से भी ये बात की है कि लोग जाएंगे, जम्मू में जाकर के इस पक्ष को रखेंगे। उनकी पत्नी के परिवार के साथ तमाम पूरा समाज खड़ा है, और ऐसे में मेरा तमाम समाज के लोगों से ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो व्यक्तिगत आधार पर भी जम्मू कश्मीर में उनके परिवार के लोगों से संपर्क करें, और इस लड़ाई को कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती के साथ, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, चाहे वो कलम की लड़ाई हो, चाहे वो ज्ञान की हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बातें उठनी चाहिए। लोगों के पास सरकार के ऊपर दबाव डलना चाहिए, क्योंकि मैं फिर ये कहूंगा कि रोहित मोहल्ला से शुरू हुआ ये सिलसिला, ये चंद्रशेखर भी यहाँ तक आए, कल और कोई दूसरा चंद्रशेखर ना पैदा हो जाए, कल कोई दूसरा रोहित वोमिला ना पैदा हो जाए। इसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हमको एजुकेशन करना पड़ेगा। ये बातें सोशल मीडिया के ऊपर जातिवाद की बातें करके अपना समय जायज करने से ज्यादा अच्छा है कि ऐसे मुद्दों के ऊपर हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित करें। हाँ,
ये जो फाड़ के फेंका गया, जो आपने एक निवेदन किया था राज्यपाल जी से, मनोज सिन्हा जी से, उसके बाद कई तरह की बातें मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तो कई तरीके से आपको लोग ट्रोल भी कर रहे हैं क्योंकि आपने दिया था। तो ये जो तरीका है, इसको इसको आप कैसे देख रहे हैं? उससे क्या आपको निराशा हुई है? नहीं, देखिए निराशा तो होती है, ऐसा नहीं है कि देखिए इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं चाहे व्यक्ति कुछ भी हो, कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, दुख तो होता है। कल हम एक हमारे यहाँ जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एक ग्रुप है, हम्म, कल मैंने, चूंकि ये घटना मैं अकेला था वहां ज्ञापन देने में, हम्म, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, मैं अकेला था, चाहता तो मैं इस घटना को छुपा भी सकता था, लेकिन मैंने पहले, सबसे पहले जैसे ही मुझे मीडिया ने संज्ञान में लाया, मैंने एसएस गौरव जी को बोला कि मैंने ज्ञापन दिया, अपनी बात रखी, उन्होंने मेरी बात सुनी भी, लेकिन उसके बाद ज्ञापन जिस तरीके से नीचे फेंके गया, ऐसे में समाज को क्या करना चाहिए, और ये बात उन्होंने बाकायदा ग्रुप के ऊपर लिखी, और उस ग्रुप में एक या दो व्यक्ति ने ऐसा कुछ, उसके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि पहले मजबूत होना चाहिए, ज्ञापन बाद में देना चाहिए, अब हमको किसी की मौत का फिर इंतजार करना चाहिए, पहले मजबूती तय कर ले, ऐसे भी लोग हैं। फिर हम्म, कल साजिश कि अब एक नया ट्रेंड दिखाई दिया 24 घंटे में, उस एक सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर कोई कह रहा कि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। अरे भाई, पहले आप जो समस्या है उसके ऊपर तो चर्चा करो। अब वो समस्याएं तो है ना, अब ये सारी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता, लेकिन आप एक समस्या, आज चंद्रशेखर जी के साथ ये घटना घटी है, कल किसी दूसरे शिक्षक के साथ ना घट जाए, पहले हमको इसी के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। इस बात को लेकर के मुझे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ जी। सतीश जी, जो चंद्रशेखर जी का ताल्लुक था वो मेरठ से, मुरादनगर से था, उनका एजुकेशन हुआ था। आपकी उनसे मुलाकात है क्या? आप कैसे उनको याद करते हैं? उनके बारे में बताइए। नहीं नहीं, देखिए मैं शायद वो मेरे जूनियर, मुझसे जूनियर ही थे, और मैं उनको एज ए स्टूडेंट देखा, बहुत लंबे समय से वो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो बड़े खुश मिजाज थे। और उस समय में लगभग लगभग मैं आपको बताता हूँ, ये 2001 के आसपास या 2000 या 2002 के आसपास उनका नेट एग्जाम पास किया गया। उन्होंने जब यूजीसी का नेट एग्जाम पास किया, उस समय में कहीं ना कहीं नेट एग्जाम पास करने को लोग बड़ा अच्छे तरीके से लेते थे, और वो खुशमुख थे उसमें। वो कभी किसी को इस तरह का कोई इरिटेशन उनका नहीं था, कोई बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति थे, बिल्कुल वाणी उनकी बिल्कुल शांति, ऐसा नहीं लगता था कि उनका कोई विरोधी भी होगा। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी इसी कोमलता का, उनकी इसी सज्जनपन का लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि भावनात्मक होते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनको चीजें थोड़ा ऐसे सा ही जो आप है वो गाइड सेंसिटिव करते थे। हैं। जी जी। तो सतीश जी, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा इस पूरे मामले में? आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए दास साहब, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये लड़ाई अशोक दास जी की नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। और हमको ये जातिवाद के ऊपर या किसने किसको क्या किया उसके ऊपर समय खराब करने से पहले ऐसे मुद्दों के ऊपर खुल के आना चाहिए, और सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम में नहीं है, तमाम लोगों को इनिशिएट करना चाहिए ऐसी चीजों को, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बना सके। हर शहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर, हर छात्र को, हर हर शिक्षक को, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन का टीचर हो, चाहे वो महाविद्यालय का शिक्षक हो या माध्यमिक शिक्षा का टीचर हो, सब लोगों को आगे निकल के आना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि ये शिक्षक जो है ये महाविद्यालय का शिक्षक होगा, हर शिक्षक को आगे निकल कर आना चाहिए, हर छात्र को आगे निकल के आना चाहिए, हर उस व्यक्ति, चाहे वो मजदूर है, उसको ये बात कहनी चाहिए, सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए, मीडिया के ऊपर ये सवाल पूछना चाहिए कि ये आखिर होगा, ये कब तक होता रहेगा, और ये बात बड़ी मजबूती से कहनी चाहिए। ये सिर्फ जाति, देखिए जाति है तो खत्म नहीं होगी ना, और ये भी जातीय मामला ही है ना, और हम्म, ये कहीं ना कहीं ये जात कड़वी सच्चाई है। हम्म, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी घटनाओं के ऊपर बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ ये हमको अपनी बात रखनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पे हम भी नजर बनाए रखेंगे कि इस पूरे मामले में किस तरीके से डॉक्टर चंद्रशेखर को न्याय मिल पाता है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। और एक बड़ा सवाल जाते जाते ये निश्चित तौर पे उठ रहा है, जो हमने शुरुआत की, कि एक पूरी क्लास का यौन शोषण एक शिक्षक कैसे कर सकता है, और बिना जांच किए विश्वविद्यालय प्रशासन उसे मान कैसे सकता है, उन जांचों उन आरोपों को सही, और उसके बाद बिना जांच के उन्हें निलंबित कैसे कर सकता है? सवाल बने हुए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी पे। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।